जय हिंद। आइए मित्रों, नमस्कार। आज करेंगे एनालिसिस व्याकरणिक सेगमेंट, दो पैसेज, गद्यांश और पद्यांश और साथ ही साथ पेडागोजी के प्रश्नों का आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। 1 से 9 तक दिया गया है निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश अर्थात गद्य का अंश जो है प्रोज सेगमेंट पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुने। गांवों और शहरों में रहते हुए मनुष्य अपने ग्रह के मूल स्वरूप को प्रायः भूल बैठा है। इसका सही अंदाजा तभी लग सकता है जब वह किसी लंबी समुद्री यात्रा पर निकल जाए। अच्छा जी, ये बात है। मूल स्वरूप मतलब चारों ओर पानी ही पानी। पानी जो 71% है ना, यही मूल स्वरूप है पृथ्वी का, हमारा जो ग्रह है। इसी के बारे में इस गद्यांश में चर्चा की गई है। पानी का अनंत विस्तार। तब पहली बार उसके सामने यह तथ्य उजागर होता है कि उसकी दुनिया पानी की दुनिया है। वह एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर पानी का आधिपत्य है। समुद्र ही अपने पानी को साफ करके उसका खारापन दूर करके हमें भेजता है, हमें प्रदान करता है। अगर वह पानी भेजना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वह आज भी हमारा पालन पोषण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से केवल एक ही बार अमृत निकला था। अमृत हर बार निकलता है और वर्षा के रूप में पूरी धरती पर बरसता है। सूर्य की गर्मी से तपकर समुद्र का पानी भाप बनता है। सूर्य की गर्मी से तपकर। निराकार भाप। निराकार मतलब जिसका आकार नहीं है, अमूर्त। अमूर्त अर्थात सूक्ष्म। भाप ऊपर जाकर साकार बनते हैं अर्थात मूर्त बनते हैं, स्थूल, जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। साकार बादल में ढल जाता है। इन बादलों को मानसून की हवाएं बहुत दूर की जगहों तक ले जाती हैं। कौन सी? मानसूनी हवाएं, जिसमें ठंडापन रहता है अर्थात नमी युक्त। जब ऊंचे पहाड़ों या घने जंगलों तक मानसून पहुंचता है तो वहां की ठंडक पाकर ठहर जाता है। पहाड़ और वन मानो कहते हैं कि अब से तुम्हारी बाट जोह रहे हैं, कि अब से तुम्हारी राह निकाल रहे हैं, राह तक रहे हैं, बाट जोह रहे हैं। नहीं, अखियां हरि दर्शन, तो यहां कहेगा अखियां मानसून की प्यासी। पानी बनकर तप्त धरा को तृप्त करो अर्थात जो प्यासी धरती है, जो गर्म धरती है, उसे तृप्त करो। नवजीवन का संचार करो, नई जीवन का संचार करो। आइए अब प्रश्न है, गद्यांश में डैश को अमृत कहा गया है? ना ना ना, तो समुद्र के जल को या वर्षा के जल को किसे अमृत कहा गया है डियर? बताइएगा। पैसेज पढ़ने के बाद आपने देखा, चलिए बताइए, कमेंट्स करेंगे प्रश्न का उत्तर। जी हां, कहता है गद्यांश में किसको अमृत कहा गया है? देखेंगे आप, यहां देख पा रहे हैं, समुद्र मंथन से एक बार ही अमृत निकला था, ऐसा नहीं है, हर बार अमृत निकलता है। और कैसे? वर्षा के रूप में। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? वर्षा के जल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बादलों की। किसकी? बादलों की। पैसेज में देखा था, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को जल की महत्ता समझनी चाहिए, समुद्र की महत्ता नहीं। बादलों को बरसने से रोकना, वन और पहाड़ पर घूमना इज द राइट आंसर। अंततः डैश ही वर्षा के रूप में बरसता है, समुद्र का जल। अगला प्रश्न है, धरती को डैश ठंडक देती है? कौन ठंडक देती है? बताइएगा, क्या हवा या वर्षा? डी, जैसा कि पैसेज में उद्धृत है। धरती के अधिकांश भाग में डैश क्या है? पानी है। क्या है? पानी। पैसेज में कहा गया हमारी जो धरती है, हमारा जो ग्रह है, उसका मूल स्वरूप
मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है, ऐसा क्यों कहा गया भाई? क्योंकि पानी बहुत पीता है, केवल पानी ही पीता है। शरीर को चलाने के लिए पानी चाहिए। पृथ्वी पर अधिकांश भाग जलमय है, अर्थात जल प्रधानता है। समूह से भिन्न शब्द बताइए जो समूह से अलग है। समुद्र, समुद्री, वन, पर्वत। आप अधिकांश देखेंगे प्रश्न में संज्ञा एवं विशेषण का समावेशन मिलेगा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण एडजेक्टिव जो विशेषता बताए, यानी क्या का जो जवाब दे दे वो संज्ञा। जैसे समुद्र क्या है भाई? समुद्र है, तो नाउन। वन क्या है? वन है। क्या है? पर्वत है। ये सभी नाउन हैं। लेकिन कैसा, कैसी का जवाब जब मिले, प्रश्न क्रिएट करना, कैसा है समुद्री नमक, कैसा है समुद्री जीव, कैसा या कैसी, इनका जब प्रश्न क्रिएट हो, आप कहना इन्हीं को एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे लंबी लड़की, कैसी लड़की है? लंबी। लंबी होना उसकी विशेषता है, और लड़की क्या है? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है साहब, तो हमारा उत्तर क्या अलग होगा? वो समुद्री है, वह डिफरेंट। आइए, निराकार का मूल भाव क्या है? जिसका कोई आकार नहीं हो। बिल्कुल। आगे आपका पद्यांश, काव्यांश, पोइट्री सेगमेंट दिया गया है। पोइट्री सेगमेंट आइए पढ़ते हैं। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल। कहता है पंखों से रे, कैसे? पंख के समान फैले फैले, ताड़ के पेड़ की पंखुड़ियों के समान, यानी कि तार के पंखुड़ियों, दल, दल मतलब पंखुड़ी होता है। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। लंबी लंबी उंगलियां। आपने ताड़ के पेड़ को देखा होगा। ताड़ का पेड़ का पत्ता कितना कैसा पंखों के समान फैला रहता है। यहाँ प्रकृति के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में, हर श्रृंगार झड़ते इत्यादि, वर्षा जल बूंदे, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े कर तल। देख रहे हैं साहब? कहते हैं लंबी लंबी उंगलियां हैं। इसकी टहनियां आपने देखा होगा, काफी लंबे लंबे होते हैं। किसके? ताड़ के पेड़ के। चौड़े करतल, चौड़े चौड़े इनके शाखाएं, इनके तने। तड़ तड़ पड़ती धार वारी की। वारी मीन्स क्या होता है? जल होता है। क्या होता है साहब? जल। तड़ तड़ पड़ती धार, तड़तड़ तड़तड़ पड़ती धार। जब जल यानी वर्षा होती है तो तड़तड़ की आवाज होती है। तड़तड़ पड़ती धार वारी की, उन पर चंचल, चंचल सी महसूस होती है। उन पत्तों पर जब वर्षा होती है, पानी गिरता है तो फिसलन होती है, चंचलता की महसूस। टप टप झड़ती कर मुख से जल बूंदे झलमल, झलमल झलमल करते टप टप करके गिरती हैं, झड़ती हैं। मुख से जल बूंदे झलमल, पत्तों से, ताड़ के दल यानी पत्तों से झलमल झलमल। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल। कहता है नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, यानी कि और भी पंखुड़ियां और नाचने लगती हैं। चूंकि हवा भी आता है वर्षा के साथ साथ, तो पंखुड़ियां यानी दल जैसे कि मदमस्त से पागल होकर ताली देकर आवाज उत्पन्न करते हुए जैसे नाच रहे हों। झूम झूम सिर नीम हिलाती अभिवादन करती। हाँ, कैसे? सुख से विभोर हो करके, सुख से भर के, विह्वल आनंददायक होके, करुणामयी ढंग से। हर श्रृंगार झड़ते, हर श्रृंगार के फूल झड़ते।
रात की रानी आपने देखा होगा झड़ जाते हैं। वर्षा में बेला की कली क्या पल पल बढ़ जाती है, खिल जाती है, बेला का फूल जो होता है। हर सिंगार झड़ते बेला कली बढ़ती पल पल, हंसमुख हरियाली में खग, खग मतलब पक्षी होता है डियर, लिख लीजिएगा, काफी बार पूछा गया। विहग खग पक्षी, कुल गाते मंगल, कैसा गीत गा रहे हैं? शुभ, शुभ गाते, कहता है हंसमुख हरियाली में। ये वर्षा जो हो रही है साहब, तो जैसे सारी कलियां खिल गई हैं, पत्ते वृक्ष तरोताजा हो गए हैं, हरियाली, नए नए कोपलों का खिलना, हंसमुख हरियाली में पक्षी भी चहचहाते हैं जैसे कोई मंगल गान गा रहे हों। और यहां प्रकृति का किया गया है सुंदर अनुपम वर्णन, प्रकृति के बारे में काफी बेहतरीन वर्णन किया गया है इस पैसेज में, अर्थात वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है कवि के द्वारा, प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाया गया है। तार के पत्तों के फैलाव की तुलना किससे की गई है? तार का जो पत्ता है ना, तो दलों से, पंखों से ना, आपने पैसेज देखा, पंखों से रे, कैसे? पंखों से। कुछ नहीं, लगातार आप पैसेज 10 भी कर लेंगे ना, एकदम पैसेज पर पकड़ बनती चली जाएगी। कविता में वारी, वारी का मतलब क्या होता है? जल, ठीक, खड़ग नहीं होता। कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है? सुख किससे मिल रहा है? झरना, तालियां, पक्षियों के गाने से, बारिश होने से। अब बताइएगा, विहग खग या डी नंबर बारिश होने से। कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है? पक्षी जो चहचहा रहे थे, क्या उसके कारण या वर्षा के कारण? मुख्य भाव क्या है डियर? आप कहेंगे वर्षा का होना, अर्थात झूम झूम नी मिलाती सुख से विहर श्रृंगार बेला कली, हंसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल, पंखों से फैले ताड़ के तल लंबी लंबी उंगलियां चौड़े कतर तर तर पड़ती धार आ रही के उन पर चंचल। यहाँ देख रहे हैं धार किसकी? वारी की, अर्थात वर्षा, वर्षा की धार, वर्षा की धार। तो नाच रहे पागल हो, ताली देते चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल। तो सुख से विह्वल कैसे हुआ, क्यों हुआ? धार वाड़ी की जब पड़ी, अर्थात वर्षा की जब धार पड़ी, बूंदे पड़ी। चलिए अगला प्रश्न है, सुख से विह्वल होने से तात्पर्य नहीं है। देखिए, सुख मतलब उल्लास होना, हर्ष उल्लास, प्रफुल्लित होना, कहता है आनंद विभोर होना। विषाद मतलब होता है दुख, विषाद मीन्स क्या होता है? दुख। आप कहेंगे यही तो नहीं होगा। खग मतलब पक्षी, कुलगात मंगल से तात्पर्य क्या है? पक्षी मंगलाचरण कर रहे हैं, आरती पूजन के साथ मंगल आचरण कर रहे हैं। मंगल आचरण, कहता है पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं, हर्ष से, उल्लास से गीत गा रहे हैं। कुल की मंगल यानी खानदान की मंगल कामना कर रहे हैं? जी नहीं, पक्षी कुल का गीत गा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पक्षी आनंद के कारण विह्वल हो रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। मंगल गीत, कुछ लोग कहेंगे मंगलाचरण, मंगल आचरण करना मतलब अच्छा व्यवहार करना, ये थोड़े होगा। सी बेस्ट आंसर है। आइए, समूह से अलग शब्द आपसे पूछ लिया गया, आप पुनरुक्ति अलंकार याद रखिएगा। पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार क्या साहब? फिगर ऑफ स्पीच कैसा? पुनरुक्ति, जैसे पुनः पुनः, जब एक ही शब्द 2 बार रिपीट होंगे और अर्थ भी एक जैसा रहेगा। पुनः पुनः, सनेह सनेह, धीरे धीरे, सनेह सनेह, या फिर धीरे धीरे, ये क्या है? पुनरुक्ति अलंकार। कैसे अलंकार? पुनरुक्ति। अब देखिए, चल दल, झूम झूम एक जैसा, टप टप एक जैसा, तड़ तड़ एक जैसा, ये तीनों पुनरुक्ति अलंकार। लेकिन चल
फिर है पंखुड़ी यानी दल, यही तो अलग है। डी विल बी द बेस्ट आंसर। आइए, पेडागोजी सेगमेंट है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली हिंदी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, ठीक, उत्तर प्रदेश है साहब, तो इसका पूर्वी भाग, ये देखिएगा उत्तर, दक्षिण और ये क्या, पूरब, ठीक। तो कहता है पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली हिंदी से अलग है। पूर्वी भाग की जो हिंदी है, पश्चिमी भाग में जो बोली जा रही है हिंदी अलग है। कहने का मतलब ये क्या, हिंदी से निकला हुआ बोली है, क्या है, डायलेक्ट, बोलियां, डायलेक्ट। जैसे अपने इधर भी आप देखेंगे, जैसे पटना में पटनिया भाषा बदल जाती है, हाँ, जैसे बेगूसराय इत्यादि में देखेंगे आप, भाषा का बदलाव होने लग जाता है। ये क्या है, वहां की क्षेत्र की भाषा, वहां रीजनल लैंग्वेज, वहां की बोलियां हैं। तो कहा गया कि पूर्वी भाग में जो बोला जाता है और पश्चिमी भाग में, तो कहता है वहां से अलग है वो हिंदी। तो इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाएगा, वे हिंदी की क्या है, बोलियां हैं। विभिन्न भाषा नहीं, हिंदी के एक बोली से संबंध आने वाले विभिन्न भाषा का दर्जा नहीं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में सही नहीं है। भाषा अधिगम, अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग। लर्निंग मतलब जो नियम से सीखा जाए विद्यालय इत्यादि यूनिवर्सिटी में, मतलब मानक होगा, जो क्या होगा, मानक, जो होगा औपचारिक। कैसा होगा, औपचारिक, विधिवत, नियम पूर्वक, फॉर्मल। जबकि आप जानते हैं अर्जन जो होता है, अर्जन, अधिग्रहण, वो कैसे, संदर्भ से, मातृभाषिक परिवेश से। जैसे मातृभाषा का सीखना, घर का माहौल, तो नहीं जरूरत किसी को सिखाने की, बच्चा स्वतः सीखता है खुद ब खुद। लेकिन अधिगम में प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। भाषा मुख्यतः अपने उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के माध्यम से विकसित होते हैं। अधिगम में बातचीत, लिखना, आकार देना और आगे बढ़ना शामिल है। क्यों बातचीत करना, क्या बताइएगा, क्या अर्जन में नहीं होता। अधिगम भाषा की आकृति और नियम को सीखने के द्वारा होता है। बहुत बढ़िया, नियम का सीखना, व्याकरण का सीखना, क्या, किसके द्वारा, अधिगम के द्वारा, अर्थात लर्निंग। क्या कहेंगे आप, लर्निंग। लर्निंग एक नियम पूर्ण प्रक्रिया होती है, नियमों के माध्यम से सीखा जाता है। किसके माध्यम से, नियम, एक विधिवत व्यवस्था, एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, औपचारिक प्रक्रिया होती है। ठीक है साहब, तो नियम के द्वारा भाषा अधिगम की आकृति। अगला है क्वेश्चन, विकल्प, भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में योगदान। तो ये तो होगा मातृभाषा सीखना, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मतलब अर्जन, इसके लिए पूर्व अपेक्षित भी है। हमारा क्या उत्तर हो गया, नियम को देखा हमने, यही तो है औपचारिक प्रक्रिया जो सचेतन होती है। कैसे, चेतन पूर्वक। ठीक। निम्नलिखित में किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा, देखिए शास्त्रीय भाषा 6 हैं, कौन कौन से, तमिल, मलयालम, ऐसे ट्रिक याद रखिएगा, तमिल, उड़िया, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तुम सकते, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज। सर किसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा, जिसमें आज तक बदलाव नहीं हुआ है। जैसे हिंदी संस्कृत से निकली अन्य भाषा है ना, लेकिन उड़िया का स्वरूप आज भी वैसा है। मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इनका स्वरूप जस का तस है, इसमें मिलावट नहीं हुआ, वो किसी दूसरे से नहीं लिया गया। इसी को तो शास्त्रीय भाषा कहते हैं। और शास्त्रीय भाषा में कौन कौन आ जाएगा, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, डी बेस्ट आंसर। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, बहुभाषिकता। देखिए बच्चे में संज्ञान का विकास, मतलब प्रत्येक क्षेत्र, राज्य की मातृभाषा का सम्मान करना। सभी संस्कृति, चाहे कन्नड़ बोले बालक, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, अर्थात सभी मातृभाषा को विद्यालय में मान्यता देना और उस मातृभाषा से जोड़कर विद्यालय की भाषा,
लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज को सिखाना क्या कहलाता है साहब? बहुभाषिकता या द्विभाषिकता, बायलैंग्वेज, और इधर मल्टीलैंग्वेज, पॉलीग्लॉट। विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं, किसमें? मातृभाषा में, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषा जोड़ते जाते हैं। बिल्कुल बेस्ट आंसर। मातृभाषा पर के आधार पर सिखाना और फिर आगे विभिन्न भाषा बच्चे सीखते चले जाते हैं। विद्यार्थी अपने सभी विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और आगे जाकर अंग्रेजी माध्यम, ये तो निश्चित कर दिया अंग्रेजी माध्यम ही, गलत है। एक भाषा के रूप में, एक भाषा तो आपका मोनोलिंग्वेज में हो जाएगा, मोनोलिंग्वेज में, और अंग्रेजी दिया गया, यहाँ भी अंग्रेजी, तो 1 विल बी द बेस्ट आंसर। विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार से एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, एक संपत्ति है बहुभाषावाद। जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाओं का टीचिंग, कहता अधिक से अधिक भाषा को सिखाना नहीं कहलाता बहुभाषावाद। लचीली भाषा शिक्षा नीति को स्वीकृति, बहुत अच्छा, लचीली भाषा, अर्थात बिहार में कोई बच्चा पढ़ने आ गया कन्नड़, कर्नाटक से, तो वह कन्नड़ बोल सकता है। तमिलनाडु से आया तमिल बोल सकता है। मतलब अपनी अपनी मातृभाषा के प्रति लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है साहब, लचीलापन, मतलब बच्चे की मातृभाषा को मान्यता देना, सम्मान देना। कक्षा में विद्यार्थियों की भाषा का प्रयोग, कक्षा में विद्यार्थियों की भाषा का प्रयोग, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, ठीक। कक्षा में इसे शिक्षण की विधि के रूप में अपनाना, कक्षा में शिक्षण की विधि के रूप में अपनाना, टीच करने के मेथड के रूप में अपनाना। चलिए उत्तर बताइएगा बेस्ट वाला, क्या कह रहा है? विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद, विद्यालय की शिक्षा में मतलब विद्यालय में पढ़ाने में बहुभाषावाद किस प्रकार का रोल अदा करता है, बताइएगा। बिल्कुल सही बात है, सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की भाषा का यूज करना, यहाँ कहता है शिक्षा की नीति यानी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी को स्वीकृति, लचीली भाषा, ये वाला हमारा द बेस्ट उत्तर होगा। वनस्पत इसके, यहां तो शिक्षा नीति पॉलिसी दी गई है डियर। जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है, क्या न्यू कोई भी लैंग्वेज को सीखती है, कैसे सीखती है बताइए? मातृभाषा के आधार पर। किसके आधार पर? मातृभाषा के आधार पर। वह उस भाषा को बोलने व उसके प्रयोग के लिए कुछ समय लेती है। इस अवधि को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक, बच्चे का जन्म हुआ तो वह मम्मी पापा इत्यादि की भाषा का क्या करती है, बताइए क्या करता है? वो बालिका क्या करती है? अनुकरण करती है, मतलब समय भी ले रही है, अर्थात 1 महीने 2 महीने 3 महीने वो उनको सुनती है, उनकी भाषा को समझने का प्रयास करती है। तो इसे क्या कहेंगे बताइएगा? चुनौतीपूर्ण अवधि कहेंगे, मौन अवधि, या बबलाना अवधि, बबलिंग? बताइए क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? बिल्कुल, क्या कहते हैं इसे? मौन अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मौन अवधि। इसको क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। कैसा स्पीच? साइलेंट स्पीच, जिसे हम सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बात करेंगे तो इसे प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच बोला गया है। क्या बोला गया है? इनर स्पीच, मौन अवधि। ठीक है साहब जी। बच्चा बोलना थोड़े शुरू कर देता है तुरंत। जैसे कि आप भी क्या करते हैं, किसी भाषा को सुने, कोई नई भाषा को सुने किसी से, थोड़ी देर उसे दिमाग में, मस्तिष्क में चलाते हैं, उस समय साइलेंट रहते हैं। यही तो है साइलेंट स्पीच, यही तो है साहब क्या? इनर स्पीच, मौन अवधि। एक अध्यापिका ग भ, अच्छा ठीक, ग पर रेफ और भ पर रेफ से अंत होने वाले शब्दों जैसे कि विसर्ग और विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है।
शब्दों के इन जोड़े को किस रूप में जाना जाता है? तुलनात्मक जोड़ा, विपरीतात्मक जोड़ा, तुलनीय जोड़ा, विषम जोड़ा, बताइएगा। क्या? गौपर रेफ, और फिर क्या कहा जा रहा है? भौपर रेफ, गौपर रेफ, भौपर रेफ। तो ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिव पेयर। इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्टिव पेयर। इंग्लिश पेडागोजी का शुद्ध निचोड़ दिया गया है, कॉन्ट्रास्टिव पेयर, जिसका हिंदी क्या होता है? विपरीतात्मक जोड़े। नहीं समझे? समझिएगा। बोलिए। मकर लाकर माला, तो आकर लाकर ताला, लो आकर लाकर लाला। एक जैसे मिलते जुलते शब्द हों जिसकी गयता लयात्मकता एक जैसा हो, जैसे यहां पर गौपर रेफ और भौपर रेफ के बारे में विदर्भ और विसर्ग है ना, लगभग मिलेंगे, अंत में मिलते जुलते, राइमिंग। ठीक? मोदन मदन, बदन बटन, पदन पदन, पलटन पलटन, टोमटो मटम टम। क्या है ये? गयता, लयात्मकता और एक जैसे मिलते जुलते, एक दूसरे का विपरीतात्मक जोड़ा, कॉन्ट्रास्टिव पेयर। याद रखो ना आप डियर, इंग्लिश पेडागोजी को एकदम जो है ना ट्रांसलेटर मशीन में डाल करके ट्रांसलेट कर दिया गया, इतना सा खिलवाड़ किया गया है। गिजू भाई बधेका, अच्छा गुजरात के हैं गिजू भाई बधेका, समावेशी कक्षा के जनक हैं भारत में। वैसे तो जॉन डीवी है विश्व में। गिजू भाई बधेका की छोटी छोटी कहानी पसंद करता है कौन? गौरव। चलिए, गौरव भयारी अपॉन ना कहता है गिजू भाई बधेका की छोटी छोटी कहानियां पसंद करता है, और जब भी उसे समय मिलता है वह इन कहानी को पढ़ता है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? क्या इसे स्कीमिंग कहेंगे? सरसरी पठन। इसी को विहंगम दृष्टिपात कहते हैं। क्या बारीक पठन कहेंगे? अर्थात परिवीक्षणम, स्कैनिंग, परिवीक्षणम, स्कैनिंग कहेंगे क्या? विस्तार से पढ़ना, तीव्रता से पढ़ना, यानी कि फ्लुएंसी के साथ रैपिड रीडिंग करना, तीव्रता के साथ पढ़ना। बताएंगे साहब उत्तर क्या होगा? गिजू भाई बधेका की छोटी छोटी कहानियां पसंद करता है, और जब भी उसे समय मिलता है इन कहानी को क्या करता है? पढ़ता है। तो आप ऐसी कहानी को कैसे पढ़ेंगे? आप कहेंगे कि इसे, कहानी को बच्चा विस्तार पूर्वक पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा? विस्तार पूर्वक, अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत पठन कहा जाता है इसे, विस्तृत पठन। यहीं पर ना डियर दिया रहता सरसरी, सामान्य जानकारी के लिए दिया रहता प्रश्न में, और बारीक पठन में दिया रहता विस्तृत जानकारी के लिए। विस्तृत जानकारी, हाँ एक जैसा मिलता जुलता है, लेकिन इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया है ना, वरना आपका उत्तर तो बारीक से पठन चला जाता, बट यहाँ पर समग्र पठन दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग। और कहानी की किताबें एकदम बच्चा जो तल्लीन होकर पढ़ता है, से विल बी द बेस्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अंतः क्रियात्मक परिकल्पना, क्या कह रहा है? अंतः क्रियात्मक, यानी एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट होना, इंटरेक्ट होना का समर्थन नहीं करता। आप जानते हैं वाइगोत्स्की ने दिया था सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। अध्यापक द्वारा लेक्चर और डिक्टेशन का कार्य ये नहीं होगा, लेकिन देखिए समूह कार्य है, समूह में बच्चे एक दूसरे से जुड़ेंगे, अंतःक्रिया करेंगे। समूह परियोजना प्रोजेक्ट कहता है विद्यार्थी विनिमय के अवसर, बातचीत प्रदान करना। बातचीत किससे करेगा? एक दूसरे से, और अपने अपने ज्ञान को शेयर करेंगे। हो गया ना अंतःक्रिया, बातचीत। ऐसा थोड़ा अपने अकेले अकेले बतियावेगा जी। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है? पठन यानी कि रीडिंग डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए नहीं कौन सा होगा? पाठन सामग्री को पढ़ते हुए उसमें से कंक्लूजन ढूंढना, क्या ढूंढना? निष्कर्ष, बिल्कुल निष्कर्ष, भावार्थ को ढूंढना, जीवन के पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए ज्ञान को जोड़ना, अर्थ को समझना, ये सब बेहतरीन। अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे कॉपी करो, रिपीट करो, इमिटेशन, अनुकरण, ऐसी बातें कहां से लाजमी होंगी?
ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही हमारा डी नंबर उत्तर होगा। आज तक कक्षा 6 में वाक्य को उदाहरण देकर के व्याकरणिक अवधारणा मिश्रित वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस की पहचान करवा रही है। जैसे राम घर गया और जाकर के वह दूध पीकर सो गया, क्या है, मिश्रित वाक्य हैं, मिले जुले हैं। तो एक शिक्षिका पहचान करवा रही है, वो अपने विद्यार्थियों को बहुत से वाक्य देकर प्रैक्टिस करवा रही है, ड्रिल वेधन करवा रही है और बाद में सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए काम देती है, गृह कार्य देती है। पहले बच्चे से क्या ऐसी अवधारणा को पहचानवाने के लिए उदाहरण दे रही है। ठीक है डियर, यहाँ क्या दिया जा रहा है, उदाहरण, और उदाहरण के बाद बच्चों को क्या है ना, वाक्य बनाने के लिए काम दिया गया। तो उदाहरण दे करके फिर उसके बाद नियम को प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा, आप कहेंगे प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और अंत में आउटकम्स, क्या, प्रस्तुतिकरण। पहले बच्चों को उदाहरण दिया गया, उदाहरण प्रस्तुत किए गए, प्रेजेंटेशन, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस, क्या, उसके ऊपर काम दिया गया, अंत में जो आउटकम्स आया, प्रतिफल, परिणाम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिफल, आउटकम्स, आउटकम्स जिसे कहा जाता है, अर्थात मूल्यांकन होगा उसका। तो ये एक सीरीज होते हैं इसके, किसके, जो आगमन विधि है उसके सोपान चरण, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ड्रिल, और वी कैन से इट अभ्यास, प्रैक्टिस एंड आउटकम्स, रिजल्ट, परिणाम। गहन अभ्यास द्वारा व्याकरण जी नहीं, अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, विचार। शिक्षा शास्त्रीय व्याकरण, यहाँ पर व्याकरण दिया गया, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अध्यापक को एक पंपलेट मिला, ठीक, पंपलेट मिला, या किसी बच्चे को डेयरी मिल्क का चॉकलेट का बिस्किट मिल गया, मम्मा 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 ये ले मम्मा, हम ये ले, मतलब बच्चा उठा लेता है चॉकलेट का, बिस्किट का, कुरकुरे का, पॉलीथीन, प्लास्टिक कहीं से, और मम्मा को पापा को आके दिखाता है, साहब ये सब क्या है, पठन सामग्री। कैसी, पठन सामग्री। और ये कैसा होता है, विश्वसनीय होता है, ऑथेंटिक होता है, स्टैंडर्ड होता है, कैसा होता है साहब, प्रमाणिक सामग्री। जैसे समाचार पत्र क्या है, प्रमाणिक, विश्वसनीय, काफी ज्यादा संशोधन करके छपती हैं। ठीक है, तो पंपलेट मिला जो नगर पालिका द्वारा मानसून के दौरान रक्षात्मक उपाय, जैसे मानसून वर्षा के समय जब ठनका गिरेगा तो क्या करना चाहिए, ऐसा पंपलेट में रक्षात्मक उपाय अपनाने के बारे में था। उसने अपनी कक्षा में विभिन्न कार्य द्वारा पठन और शब्दावली सिखाने के लिए इस पंपलेट का प्रयोग किया। ऐसे पंपलेट को क्या कहा जाएगा, आप कहेंगे प्रमाणिक सामग्री। और ये यदि ऑप्शन न रहे तो रियालिया मिलेगा ऑप्शन में, क्या मिलेगा, वास्तविक पदार्थ, वास्तविक पदार्थ। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों को कहा कि समूह बनाकर तो अपना यह डायरेक्ट है, प्रदत्त कार्य भी, परियोजना कार्य भी, और फिर क्या कह रहा है, गृह कार्य, कहीं नहीं तो नहीं दिया गया है, रुके पूरा पढ़ा जाए। समूह बना करके कहता है, जोड़े में, ग्रुप बना करके, 2 4 5 दोस्त आपस में ग्रुप बना करके कार्य करो, तो इसे क्या कहेंगे, परियोजना कार्य। क्या कहा जाता है डियर, परियोजना, अर्थात प्रोजेक्ट वर्क कहा जाता है। प्रदत्त कार्य किसे कहते हैं, बोलिए, होमवर्क, असाइनमेंट। गृह कार्य को भी क्या बोलते हैं, होमवर्क, दिया गया कार्य। सामाजिक विज्ञान के लिए कार्य तो होगा नहीं। परियोजना कार्य किसने दिया, हेनरी किलपैट्रिक ने। निम्नलिखित में से किसे पोर्टफोलियो का आकलन कहेंगे। पोर्टफोलियो का आकलन, देखिए बच्चे का जो रिकॉर्ड होता है, लेखा जोखा, एक समय अवधि के दौरान रिकॉर्ड रखना, संग्रह करना और उनके समग्र आकलन के लिए, चहुमुखी विकास के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए, असेसमेंट के लिए इसका यूज अगली कक्षा में भी किया जाता है। अर्थात एक प्रकार का फाइल, एक प्रकार की पेटिका, जिसे विवरण पेटिका भी कहा जाता है, विवरणिका भी कहा जाता है, विवरणिका पूछा जाएगा। पोर्टफोलियो, पोर्ट मतलब आसानी से ढोने वाला एक फाइल, जैसे दुकानदार भी प्रत्येक दिन का लेखा जोखा रखता है, क्या है वो, उसका पोर्टफोलियो है। तो बच्चे की भी प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है, उनके दोस्त का, उनकी पेंटिंग, उनकी ड्राइंग, चित्रकारी इत्यादि का लेखा जोखा रखा जाता है। ठीक है दौरान।
चलिए, प्रत्येक शिक्षार्थी के रिकॉर्ड का संग्रहीकरण करता शिक्षा पूरे वर्ष भर के दौरान। कहते हैं विद्यार्थी की सत्रांत परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, औपचारिक परीक्षा कह रहा है, खेलकूद का भी तो रखा जाता है साहब। निम्नलिखित में कौन सा सांकेतिक भाषा के संदर्भ में सही है? सांकेतिक भाषा याद रखें, साइन लैंग्वेज। जैसे क्या है, खाना खाएंगे, एक बच्चा छोटा रोता है, वो कैसा, साइन लैंग्वेज है, कैसा है, सांकेतिक भाषा। रोड पर, चौराहे पर आपने देखा होगा इस प्रकार से भोंपू बना देता है और फिर इसको काट देता है, मतलब इसका डोंट ब्लो द हॉर्न, आगे अस्पताल है, मुंडा एकदम दे देता है और यहां पर ऐसे क्रॉस, तो झटका 440 वोल्ट लिख दिया जाता है। ये सब क्या है, सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा का अपना व्याकरण होता है। कैसी लगी कक्षा, सूचित कीजिएगा। मैं आपका डीजे बजूंगा आपकी सफलतम मंजिल तक। दिव्यांश टीचर्स एकेडमी, DTA भागलपुर। इफ यू वांट एनी इंक्वायरी देन कॉल ऑन अस 9955 303 886। मिलते हैं हम लोग अगली बेहतरीन कक्षा में। मैं आपका राज विथ रास एजुकेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।